परिषद का सबसे बड़ा गुंडा है। तो राजनीति के इस रण में कैसे भाषा, कैसे बोल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आप खुद देख और समझ पाएंगे। जो गले की हड्डी बन जाते हैं, बवाल का विषय बन जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे राजनेताओं की भाषा किस तरीके से है। समाजवादी पार्टी से आजम खान है जो कहते हैं मोदी कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई। वहीं कांग्रेस के बड़बोले भी नहीं, कहते हैं मोदी आरएसएस के गुंडे हैं, राजनाथ गुलाम है। इमरान मसूद है कांग्रेस से, कहते हैं ये गुजरात नहीं यूपी है, मोदी को काट डालूंगा। नाहिद हसन है, कहते हैं कि मायावती 3 बार मोदी की गोद में बैठ गई। उधर नरेंद्र भाटी कहते हैं कि डरने की बात नहीं, सरकार अपनी है लखनऊ में, जितनी बार चाहो उतनी बार वोट डालो। वही बात शरद पवार भी कह देते हैं कि एक बार नहीं बार बार वोट डालो, स्याही मिटा दो। और याकूब कुरैशी कहते हैं कि मोदी जालिम है, दरिंदा है, हैवान है। लेकिन ये कैसी भाषा है, किस तरीके का ढंग है बोलने का नेताओं का, वो अहम है। वो नेता जो लोगों के दिखते हैं, जगह जगह जाते हैं, गली मोहल्लों में लोगों को संबोधित करते हैं, लाखों की भीड़ को, हजारों की भीड़ को, और वहां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। जरा सोचिए जनता के दिमाग पर, उसके मन पर कैसा असर होता होगा जब उसे लगता होगा कि आखिर किसको वोट दें, सब तो एक ही भाषा बोलते हैं। उमेंद्र जी। नहीं, भाषा निश्चित रूप से हमारे लिए एक केवल ऐसा साधन होना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाएं। जब तक ये साधन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तब तक ये समझिए कि आप कह सकते हैं कि अच्छा चलेगा। जिस दिन हम साधन का दुरुपयोग करने लगेंगे, एक वही चाकू है, उस चाकू से आप सेब काट सकते हैं, उसी चाकू से किसी का कत्ल कर सकते हैं। तो शब्दों का सही इस्तेमाल अगर नहीं किया जाएगा तो वही होगा कि कत्ल होते जाएंगे और सेब जो आना चाहिए वो सेब नहीं आ पाएगा। अच्छा। यहाँ पे हो रहा है, राजनीति में कत्ल ज्यादा हो रहे हैं। होना ये चाहिए, मुद्दे सामने आने चाहिए और मुद्दों को दबाने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से भाषा के माध्यम से मुद्दे दब रहे हैं, ये गलत हो रहा है। मुद्दों को बाहर लाया जाए और आम आदमी के छोटी छोटी बातों को उस पे चर्चा की जाए। उस पे चर्चा बहुत कम हो रही है। उसको इस चुनाव के माध्यम से जो चाहिए लोगों की, इस चुनाव के माध्यम से उसको जो चाहिए उस पे बहस नहीं हो रही है। उस पे बहस होनी चाहिए कि उसको क्यों नहीं सस्ती बिजली मिलती, उसको क्यों नहीं सस्ते अस्पताल, उसको क्यों नहीं अच्छे सरकारी स्कूल क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। और पिछले 66 साल हो चुके हैं आजादी के मिले हुए, लोग कह रहे हैं विकास विकास विकास। मैं कई प्रदेशों में देख रहा हूं जहां विकास की बात की जा रही कि विकास बहुत अच्छा हुआ है। सच्चाई ये है कि बहुत बड़े पूंजीपति अगर जाते हैं तो वहां पे उनको अच्छे दरवाजे खोल दिए जाते हैं उनके लिए सारे। लेकिन जहां एक छोटा, एक आम आदमी, एक छोटा सा मझोला व्यापारी जाता है, उस मझोले व्यापारी को वहां पे कोई स्थान नहीं मिलता है। तो हम उन चीजों पे बात करें, उन पे क्यों नहीं बात हो रही? क्यों हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है? हमारा जो एक बच्चा पढ़ के निकलता है, आज उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की हालत यह है, यहाँ 750 इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन यहां से पढ़ा हुआ बच्चा, मैं खुद IIT कानपुर से पढ़ा हुआ हूं और मैं इसलिए जानता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनको आज उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं नहीं दोष देता हूं कि वो जाके जब वहां पे जाता है बंबई में और राज ठाकरे वहां से उनको भगाते हैं, वास्तव में गलती उत्तर प्रदेश के नेताओं की है। उन्होंने क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को रोजगार का गढ़ बनाया? इतना बड़ा प्रदेश, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ ये प्रदेश, ना तो यहाँ पे हमारा किसान सुखी है, ना यहाँ का छात्र सुखी है, ना यहाँ का छोटा व्यापारी सुखी है, ना यहाँ बड़ा व्यापारी सुखी। बड़े व्यापारी भाग चुके हैं, छोटे व्यापारी सुखी नहीं है। तो इसलिए ये हमारे यहाँ के मुद्दे पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। हम केवल बयान 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 पे ही बात हो रही है। तो इसको हमें फिर से पार्टी को ठीक करना होगा। मैं पूरी सकारात्मक तरीके से कहता हूं, अगर हमारी पार्टी में भी किसी ने कभी कोई गलत बयान बोला है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं और मैं चाहूंगा वो लोग भी वापस उसी तरीके से चले जिस तरीके से पार्टी की शुरुआत की गई थी। परिवर्तन का दौर है सुरेंद्र जी, जनता परिवर्तन चाहती है, ना केवल सत्ता में बल्कि इस कल्चर में भी जो राजनीति में बढ़ता चला जा रहा है। क्यों ये परिवर्तन नहीं हो पा रहा? क्या सरकारों के पास, पार्टियों के पास, नेताओं के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं? जनता की परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, जरूरतों से जुड़े तमाम मसले हैं, क्यों उनको नहीं लिया जाता है? देखिए, आप काफी हद तक देखिए कहीं ना कहीं कोई कमी तो आई है। हाँ। और ये कमी एक पार्टी में नहीं आई, ये सारी पार्टियों में, सारे सिस्टम में, सारे सोशल सिस्टम में कमी आई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ। और सारी पार्टियों को आत्मचिंतन करना चाहिए। जिन जिन कमियों को लेकर के आप जो मुद्दे उठा रही हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। लेकिन यहाँ पर जितने भी ये बयान बहादुर लोग हैं ना, एक शेर के माध्यम से मैं कहूँ कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं।
और मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। ये देखिए, ये जो बयान बहादुर लोग हैं ना, इन सब से थोड़ा सा बचाइए। मैं आपको बताऊं, जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम की पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा से चल रही हैं, कमियां उनमें भी आई हैं, मैं मानता हूं कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत 19-21 कमियां आई, जिसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो नवोदित पार्टियां हैं, नए नए, जिनका कोई ना नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई सिद्धांत है, ये अपर मध्यम वर्ग के लोग बात ये किसी नई पार्टी या पुरानी पार्टी की नहीं है, बात पार्टियों की है, बात राजनेताओं की है। उन राजनेताओं की उनकी छवि तो बड़ी है, जिनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्वालिफिकेशन के नाम पर ढेर मिलता है, लेकिन सभ्यता क्या है उनकी, संस्कृति क्या है और क्या भाषा है, मसला ये है। मैंने बड़ी ईमानदारी, रूबी जी, मैंने बड़ी ईमानदारी से अपनी एस्टेब्लिश्ड लोगों की कमी स्वीकारी है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने भी और इन लोगों ने दिल्ली में बैठ करके दिल्ली के एक किसी मसले को लेकर के जंतर मंतर पर धरना देते हैं, रेल भवन पर धरना देते हैं। पूर्णिया में अगर कहीं कोई अपराध होता है तो ये धरना देने क्यों नहीं जानते? क्योंकि वहां पर टीवी चैनल नहीं है। ये अपर मध्यम वर्ग के लोग हैं, बड़ी बड़ी जगहों से पढ़ करके आए हैं। इन लोगों को, गरीबों को बेवकूफ बनाने, अगर राजपूत जी आप लोग एस्टैब्लिश्ड लोग थे, करने का इनका कोई रुचि नहीं है। राजपूत जी आप लोग एस्टैब्लिश्ड लोग थे, अगर अच्छी तरीके से देश को चलाते रहते तो कोई जरूरत नहीं थी। मैं भी आईआईटी से पढ़ने के बाद, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, आईआईटी से पढ़ने के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता हुआ था और उसको छोड़ करके आज देश की राजनीति को सुधारने का प्रयास करूं, मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन आप लोग वो काम सही से नहीं कर रहे हैं। 66 साल में आज हालत यह है, सोनिया गांधी जी को अगर अपना इलाज कराना होता है तो हिंदुस्तान में इलाज नहीं करा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं। आप राजपूत जी मेरी बात भी पूरी सुन लीजिए। राजपूत जी जब मेरी बात भी सुन लीजिए, राजपूत जी मैंने आपकी बात सुनी है, जब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात भी सुनिए। 66 साल में हिंदुस्तान की स्थिति यह है कि आज अगर सोनिया जी को अपना इलाज कराना है तो वो हिंदुस्तान में इलाज नहीं करा रही है, बाहर जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं क्यों नहीं हिंदुस्तान में एक ऐसा अस्पताल आप बना सके कि आज वहां पे सोनिया जी का इलाज हो सकता। तो ये एक बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश के आम जब वो तो जा सकती हैं बाहर, लेकिन एक देश का आम नागरिक वो कहां जाए? चलिए, उसके लिए सुरेंद्र जी की यदि पार्टियों ने काम किया होता तो हमें जरूरत नहीं थी राजनीति में आने की। मेरा जवाब सुरेंद्र जी जरा जल्दी कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, पिछले 67 सालों में जी पिछले 67 सालों में इस देश में एम्स से लेकर के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर के आईआईटी जिससे ये पढ़े हैं, उनसे लेकर के हजार डेवलपमेंट हुए हैं। पिछले 1990 में जब राजीव गांधी जी अपना सॉफ्टवेयर का वो लेकर के आए और C.डॉट का लेकर के आए, उसकी वजह से आज ओमेंद्र जी हमारे सामने बैठे हैं, आईआईटी के ग्रेजुएट। चलिए सुरेंद्र जी, वो हमें सबको पता है, लेकिन मसला दूसरा, एक भी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ओमेंद्र जी, वक्त हमारे पास कम है, बस सबकी प्रतिक्रिया लेनी है, जरा रुक जाइए। सुरेंद्र जी, वो हमें सबको पता है कि क्या क्या बना और क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, तो बात भाषा की हो रही है। धर्मेंद्र जी, सोनिया जी इलाज क्यों नहीं करा रही है? ओमेंद्र जी रुक जाइए, ओमेंद्र जी जरा रुक जाइए, हमारे पास वक्त कम है। हमें धर्मेंद्र जी की प्रतिक्रिया। धर्मेंद्र जी, हकीकत की जमीन पर नैतिकता से हम 200 दूर है, क्यों? धर्मेंद्र जी बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि संविधान सम्मत जो हमारे अधिकार हैं, उनका प्रयोग करते हुए, उसके साथ हम आचरण करते हुए हर वो काम करना चाहिए जो हमें संविधान की इजाजत देता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है कि मैं जितनी गांधी जी की इज्जत करता हूँ उतना ही भगत सिंह की भी करता हूँ। ये गांधी और भगत का मिक्स देश है। मैं जितनी गांधी जी की इज्जत करता हूँ, जितना मेरे लिए वो पूजनीय है, उतनी में भगत सिंह की भी मेरे लिए मेरे दिल में इज्जत है। चलिए ठीक है, मतलब दोनों की विचारधारा हो सकती है, लेकिन फिर भी हम मानते रहे। रघुनंदन जी, बहुत कम वक्त है, सिर्फ एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। दूर दूर तक नैतिकता से हमारा कोई वास्ता नहीं रह जाता है, क्यों? इसलिए कि जब कोई अच्छा व्यक्ति आता है, अच्छे काम करता है, अच्छे विचार रखता है, अपने किए हुए कार्य को सुझाव देता है और बताता है, और
तब लोग उसके पीछे चलते हैं कि नहीं ये सही कह रहे हैं, हाँ। अच्छी बात है। हाँ। तो ये मिले जुले जो एक साथ चलने वाले, सीबीआई से कोई डरता है, कोई सीबीआई को लगाता है, एक साथ डरने वाले अब शब्दों का भाषण बोलने लगते हैं, अब शब्दों की भाषा बोलने लगते हैं। इतने बड़े नेता अगर ऐसी भाषाएं बोलेंगे तो ये प्रदेश और देश कहाँ रहेगा? बिल्कुल यही सवाल हमारा है रघुनंदन जी, बिल्कुल यही बात है कि देश और प्रदेश कहाँ रहेगा। जनता सब जानती है, विशिष्ट है, लेकिन उसके बाद भी भाषा का टूटा है, शब्दों का टूटा है। काम करो रघुनंदन जी, अच्छा काम किया, इसलिए आप सब डर रहे हैं। बिल्कुल से भारत के राज करने आ रहे हैं, वो भी और साफ 2002 नहीं 2002 से लगातार वो प्रधानमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, जनता सब कुछ देख रही है, सुन रही है, नेताओं की भाषा भी देख रही है, विचारधारा भी देख रही है, और मुद्दों पर किसका फोकस है वो भी देख रही है। उसका जवाब चुनावों में देगी, और ये बात किसी भी पार्टी और राजनेता को भूलनी नहीं चाहिए। के प्राइम टाइम में इतना है।